हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एनसीईआरटी की सीरीज़ हमारी चल रही, जिसके अंदर हमने क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 को ख़त्म कर लिया है। अब हमारा आज से क्लास 9 स्टार्ट हो रहा है। क्लास 9 चैप्टर 1 भारत, आकार और स्थिति। तो किसी भी जो एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका ज्योग्राफी बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर मैं बात करूँ बीपीएससी का, तो बीपीएससी में जो आपका 40 मार्क्स का जीके जीएस पूछा जाता है, उसमें 8 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपका ज्योग्राफी पूछा जाता है 40 में से। तो ये एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, आप सभी जानते हैं। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले हम जो है यहाँ पे पूरा आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कर दें, है ना। कंप्लीट हो जाएगा एक बार एनसीईआरटी, तो फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से हम क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। और जितने भी लोग अगर चाहते हैं कि वो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी नोट्स वगैरह मैंने प्रोवाइड आप लोगों के लिए किया हुआ है, तो आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 7992287750 पे। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आकार और स्थिति आज का चैप्टर है, इसको ध्यान से देखते हैं इसमें क्या बातें इंपॉर्टेंट है। और पूरा एनसीईआरटी आपको कवर कराया जा रहा है, यहीं यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और अभी तक आपने नहीं देखा है ना, तो पहले आप उसको कंप्लीट देखिए, क्योंकि क्लास 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और अगर आपने इतना कर लिया है तो अब आपको ज्योग्राफी में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। और यहाँ पे एक एक जो आपका चैप्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर से आपका बहुत ही फैक्चुअल डेटा आपको देखने को मिला होगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, तो भारत में क्या स्थिति है वो हम देखेंगे। इसका अक्षांश, देशांतर, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। ये हमने क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा है। अब इसको क्या है, एक लेवल अप होते जाएगा धीरे धीरे। आपका क्लास 9, क्लास 10 में जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी ऑलमोस्ट बहुत मज़ा आने वाला है। फिर मैं आपको एक बार थ्योरी वाइज भी करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को जो है ना एनसीईआरटी में समझ नहीं आता, तो उन्हें होता है कि मैम आप क्लास 6 में भी मिट्टी पढ़ाएं, ठीक है। सॉइल चैप्टर मिट्टी पढ़ा रहे हैं, क्लास 7 में भी पढ़ा रहे हैं, क्लास 8 में पढ़ा रहे हैं, 9 में पढ़ा रहे हैं, 10 में पढ़ा रहे हैं, 11 में पढ़ा रहे हैं, 12 में पढ़ा रहे हैं। आपको पूरा 6 से 12 तक पूरा एनसीईआरटी यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा कि ये सब हो रहा है, लेकिन आपको अगर एक जगह पे कंसाइज वे में मिल जाए, अगर पूरा एक टॉपिक आपको डिटेल में पूरा थ्योरी मिल जाए, तो ये बेस्ट होता है। तो ये बेस्ट थ्योरी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, उसमें आपको पूरा एक एक जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से करवाया गया है, जिसमें आपका सारा कुछ जो है कवर हो जाएगा। बस उसको रिवीजन आपको काफ़ी बार करना पड़ेगा। और जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे ना, क्वेश्चन जब आप करेंगे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग की क्वेरीज थी, तो मैं बनाने का ट्राई कर रही थी। इतने दिनों में वीडियोज़ भी काफ़ी कम आ रहे थे मेरे, क्योंकि मैं नोट्स मेकिंग में थोड़ा बिजी थी। और अभी अगर मैं आपको बात करूँ तो जीके जीएस का मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किया है। तो अगर आप ये जीके जीएस का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पूरी नोट्स मेकिंग में ही मैं बिज़ी थी, अब कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको पसंद आएगा, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और बहुत ही कम समय में आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही मैंने नोट्स अपना बनाया हुआ है। तो चलिए, अब पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, सभी जानते हैं। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। मतलब बहुमुखी उन्नति की मतलब हर क्षेत्र में इन्होंने जो है अपना एक विकसित रूप देखने को मिला है। कृषि हो, उद्योग हो, तकनीकी हो या सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति इनकी देखने को मिलती है। भारत का विश्व इतिहास भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो क्या इसकी स्थिति है, इसको देख लेते हैं। क्या आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये किस गोलार्ध में स्थित है, याद रखिए ये उत्तर गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये पॉइंट आपको नोट करना है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये सारा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है
बाद में इसका नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसका नोट्स खुद से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंटेंट तो सभी के पास होते हैं, लेकिन उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो अभी पहले कॉपी पेंसिल सब आप डाउन रखिए और पहले आप ध्यान से सुनिए। तो जो भारत है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में है, ये एक पॉइंट, एक फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, और देशांतर की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक ये स्थित है। ये आपको अक्षांश और देशांतर की क्लास में, क्लास 7 में आई थिंक मैंने ये करवाया हुआ है, तो ये आपको नोट कर लेना है। कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री उत्तर में। ये सब बातें आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना, ये सारा कुछ हमने देख रखा है, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा ये। तो ये 23.5 डिग्री उत्तर में देश को बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा आप जानते हैं, ये पूरी अगर पृथ्वी है तो यहाँ पे आपका कर्क रेखा जो है, यहाँ पे आपका कर्क रेखा जो है ये क्या करती है, देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये अगर मैं बात करूँ, ये आपका मान लीजिए इंडिया है, तो ये आपका कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है, जो आपको पूरा बांटता है 2 बराबर भागों में। क्लियर है। आगे देखिए, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में क्या है। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्थितियाँ आपको दिखाई गई हैं कि जो आपका मुख्य भूभाग है, जो पूरी आपकी जो पूरा भारत है, इसके दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी भी जानते होंगे इसको। अब देखिए एक फैक्ट यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहलाता है, जो 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में ही डूब जाता है, ठीक है, जलमग्न हो जाता है। अब आकार की बात करें तो कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये भी एक आपका फैक्ट है, ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि सीधा सीधा जो है यहाँ से आपका डेटा क्वेश्चन में बनता है। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ इतना 7,516.6 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपको जो ये डेटा दिया जा रहा है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को आप समझ लीजिए एक बार अच्छे से कि यहाँ पे अगर जैसे मैं बात करूँ, ये आपका पूरा इंडिया है, तो ये जो स्थल सीमा है, ये जो पूरा स्थल सीमा है, ये आपका कितना है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो आपका अंडमान निकोबार देशों में लक्षद्वीप है इधर आपका, और इस तरफ आपका अंडमान निकोबार है, तो ये सब को मिला करके, समुद्री तट रेखा को भी मिला करके स्थल सीमा, ठीक है, प्लस आपका समुद्री सीमा, ठीक है, इस दोनों को मिला करके अगर हम बात करें तो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब देखिए एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता है कि ये 7वां नंबर पे आता है आपका, तो पूरा आपको क्रम से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए एक ट्रिक है आपका, RC क्यूबा, तो R फॉर आपका रूस हो जाएगा, C फॉर कनाडा, C फॉर चीन या चाइना, U फॉर USA, B फॉर ब्राज़ील और A फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंडिया, तो RC क्यूबा याद रख लेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। तो कई बार जो है ना ट्रिक आपका काम भी कर जाता है, हर बार तो काम नहीं करता है, लेकिन कई बार जो चीज़ें आप बार बार रिपीट करते हैं ना, वो आपको याद रह जाती है। तो भारत का एरिया अगर संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो कितना होगा, तो ये भी याद रखिए 2.42% है। तो यहाँ पे 2.4% आप अच्छे से याद रखिए, 2.4% आपका ये होगा। तो ये डेटा आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। तो ये आप जान रहे हैं, आप ये इधर वाला पार्ट जो है आप जान रहे हैं, इधर आपका क्या है, इस तरफ आपका जो है पूरा हिमालय है इस एरिया में, तो ये आप जान रहे हैं पूरा आपका वलित पर्वत है ये। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर चौड़ा है
और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये तो आप जान ही रहे हैं। ये वाला जो आपका एरिया है, इधर आपका वे ऑफ बंगाल है और इधर आपका क्या है, अरब सागर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। मैं आपको इसलिए ये लाइन बाय लाइन बता रही हूँ ताकि आप जो है एक कहानी समझ पाएँ। आप जो ये लाइन है, इस लाइन का मतलब समझ पाएँ खुद से। जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जो है रिकॉल होंगी, है ना। इसलिए आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से मैंने बताया हुआ है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल हूबहू नोट करना है, क्योंकि इस प्रकार से ना स्टेटमेंट में आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर रही हूँ। और इसमें आपको ये भी पता है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को मानक, भारत की मानक यामियोत्तर रेखा माना जाता है, यामियोत्तर माना जाता है। तो ये काफ़ी बार मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है और आई होप अब आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और, एक और फैक्ट है जो आपको बता रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी में डेटा ही भरा हुआ है आपका, और एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपसे कहूँ तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, क्या गुजरती है आपकी ये जो आपकी मानक यामियोत्तर रेखा है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से जो है ये आपकी यामियोत्तर मानक रेखा जो है वो गुजरती है। क्लियर है, ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब आगे देखिए, भारत तथा विश्व में क्या बातें कही गई हैं। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है, भारत के केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये सब बातें आपको उतना कुछ ज़रूरी नहीं है, बस इसको समझते चलिए कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर के नाम से जाना जाता है, जिसको आप जानते हैं हिंद महासागर, है ना। अब देखिए एक नहर के बारे में आप जानिए, क्योंकि ये नहर काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है, तो इसको डेट के साथ आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। यहाँ पे देखिए आप एक तरह से देख सकते हैं कि जो 7 बड़े देश हैं, अभी अभी मैंने आपको वैसे बताया था, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए RC क्यूबा, मैंने आपको बताया था RC क्यूबा, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इस क्रम में है ये आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चाइना और अमेरिका में लगभग आप देख रहे हैं कि ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे अभी ये अपडेटेड फॉर्म में है, आप इसको देखिए 9.83 यहाँ पे आपका ये परसेंटेज में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लगभग सिमिलर है, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब ये पूरा आप जब आपको ये मिल जाएगा PDF, तो उसमें आप ये आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से यहाँ पे अक्षांश और देशांतर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना किलोमीटर है, किस प्रकार से है, कहाँ कहाँ से गुजरता है, ये सब आप अच्छे से नोट कर लेंगे। यहाँ पे जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग दिखाया गया है कि भारत से किस प्रकार से आपका व्यापार मार्ग था। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है वो बहुत पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर गुजरता था। मतलब पहले के लोग जो थे वो दर्रों से होकर के जाते थे। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए हैं, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात में नहीं था कि वहाँ से कैसे आना है। बहुत पहले तो लोग दर्रों से ही आएंगे ना, पहले तो नहीं पता था कि समुद्र मार्ग से किस प्रकार, सबसे पहले जहाज़ तो नहीं हो गया था। तो ये एक ऐसे भी कॉमन सा बात है यहाँ पे।
अब देखिए, इन मार्गों में प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। तो यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि किस प्रकार से जो है इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचाए गए हैं। ये सब भारत की उपज है ना, और पहुँचाए गए हैं। और मसाले, मलमल, कपड़े, व्यापार और अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते हैं। तो यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये आप ध्यान, ये तो आपको पता ही होगा कि एशिया में हमारा भारत है, दक्षिण एशिया में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो बच्चे वाला प्रश्न है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। ये जब मैप आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये बात समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखिए, जब आप देखेंगे तो इधर आपका म्यांमार है, इधर आपका बांग्लादेश है, तो ये आपका किधर है, पूर्व में है। फिर उत्तर में देख लीजिए आपका चीन है, तिब्बत है ना, इधर नेपाल भी है, भूटान भी है, ये सब आपका पूर्व में हो गया। और इधर पश्चिम में आपका पाकिस्तान है। इस तरह से वही बात आपका यहाँ पे भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए राज्य पूरा दिया गया है आपका, पड़ोसी देश आपके दिए गए हैं। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? चीन है, पाकिस्तान इधर है, इधर आपका बांग्लादेश है, इधर आपका म्यांमार है, नेपाल, भूटान, और यहाँ पे एक छोटा सा आपका लगता है। तो ये प्रश्न आपका कितनी बार पूछा जाता है कि कितने देशों के साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। पाकिस्तान, श्रीलंका, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, श्रीलंका है आपका नीचे। एक सेकेंड, अब आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए इधर है आपका पाकिस्तान, समुद्री और स्थल दोनों सीमा मिलाता है कौन? तो 3 ही है। ये आपको कैटेगराइज करके ही नोट करना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 है जो स्थल और समुद्री, ये तीनों सीमा मिलाते हैं। और बाकी जो है आपके वो स्थल सीमा मिलाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश तो दोनों मिलाते हैं। श्रीलंका भी दोनों, श्रीलंका आपका देखिए समुद्री सीमा मिला रहा है यहाँ पे। और मालदीव भी है, मालदीव भी आपका जो है क्या मिला रहा है? समुद्री सीमा मिला रहा है। थाईलैंड मिला रहा है, और म्यांमार है, मालदीव है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। तो कुल आपके 7 हैं जो समुद्री सीमा मिलाते हैं, अगर हम कंट्री की बात करें तो, ठीक है। अभी यहाँ पे राज्य की बात नहीं की जा रही है। अगर हम राज्य की बात करें कि कुल कितने राज्य हैं जो आपके मिलाते हैं सीमा, तो कुल 9 राज्य हैं जो सीमा मिलाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ से, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। फिर आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इतना ही है, ठीक है। तो ये आपका समुद्री सीमा मिलाता है। जो राज्य में अगर हम बात करें तो 9, ठीक है। और ये भी एक प्रश्न बनता है आपका कि सबसे लंबी सीमा कौन मिलाता है? तो याद रखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली सीमा सबसे लंबी है, यानी कि गुजरात जो है ये सबसे लंबी सीमा मिलाता है। कितना मिलाता है? लगभग 1663 किलोमीटर, ठीक है। 1663 किलोमीटर के लगभग ये मिलाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पे, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश जो है आपका, ये सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पे गुजरात है। इतनी बातें याद रहेंगी कि कितने देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा मिलाते हैं, तो वो हो जाएंगे 7। और कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा मिलाते हैं, तो वो हैं 9। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए कर्क रेखा है आपका ये, अब यहाँ से पूछ ले जाएगा कि कितने राज्य के साथ कर्क रेखा मिलाई जाती है,
तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कुल 8 हैं जो आपके मिलाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गुजरात है, आप खुद मैप में देख के याद कर सकते हैं। गुजरात है, इसके बाद आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे राजस्थान है, एकदम थोड़ा सा। इसके बाद देखिए आप मध्य प्रदेश है, इसके बाद छत्तीसगढ़ है, इसके बाद देखिए झारखंड है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, इसके बाद आपका त्रिपुरा है और फिर इसके बाद आपका मिजोरम है। तो मित्र पर गमछा झाड़ ये काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत बार आपने सुना होगा। तो इस तरह से आप कर्क रेखा को याद रख सकते हैं। तो कुछ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें बताई। और एक इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि किस देश के यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमा मिलाते हैं, और ये क्रम में भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा था बचपन में MBA, बहुत ही कॉमन सा ट्रिक है जो काफ़ी बार आपने सुना भी होगा। ठीक है, बचपन में MBA, बचपन में MBA। ठीक है, तो बचपन B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार और B फॉर भूटान और A फॉर अफ़गानिस्तान। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। कौन सा जो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा किस देश भारत की सीमा सर्वाधिक मिलती है, तो कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। आप देख रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेश, देखिए यहाँ से ऐसे घूमता हुआ यहाँ से इस प्रकार से गया है, और यहाँ से कितने सारे स्टेट जो हैं यहाँ पे सीमा मिला रहे हैं। इतना घुमावदार आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, चीन भी नहीं, पाकिस्तान भी नहीं। तो इसलिए बांग्लादेश है जो सबसे ज़्यादा सीमा मिलाता है, इसलिए सबसे ऊपर बचपन में MBA याद रखिएगा, बचपन में B मतलब बांग्लादेश। तो ऐसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए यहाँ पे, जो कि मैप से आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये मैप आगे में था तो मुझे कुछ क्वेश्चंस याद आए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कितने देश के साथ भारत की समुद्री सीमा मिलती है? 7। कितने राज्य के साथ मिलती है? तो 9। कितने राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं? तो 8। कौन कौन से हैं ये सब आप मैप से यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे 2 पड़ोसी द्वीप समूह हैं, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच छोटा सा समुद्री रास्ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ये जो आप दिख रहा है, आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये वाला जो आपका है स्ट्रीट, वो आपका क्या कहलाता है? पाक जल संधि कहलाता है। और ये वाला इधर जो मालदीव से जो है आपका, वो मन्नार की खाड़ी, इसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। श्रीलंका पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी भी इसको कहते हैं। और मालदीव लक्षद्वीप जो है ये आपका दक्षिण में स्थित है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ये आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे दक्षिण में है ये। और जो श्रीलंका और भारत के बीच की जो भारत जल संधि है, उसको हम क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, पाक जल संधि। तो इतनी बातें ध्यान में रखना है, बस यही तो इसमें कह रहा है। बहुत ही कॉमन चीज़ें थी जो आपको शायद पता भी होंगी पहले से ही। तो ये आपके लिए आज आपको बहुत अच्छे से रिकॉल हो गया होगा। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं अपनी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही था हमारा आज का पूरा चैप्टर, है ना, जिसके अंदर मैंने आपको एडिशनल भी बहुत सारी चीज़ें बताई जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, और ये चीज़ें आप ज़रूर कर लें। मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसके सारे आंसर मुझे आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।